यूजिस नेट चाहे दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट, जारा, सेट, टीजीटी, पीएचडी तैयारी करते हैं। प्यारे बंधु, आज मैंने नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी है तीसरी कसम और राजा नरवंशिया। तो दोनों कहानी से मैंने 40 क्वेश्चन रिसीव किए हैं और ये प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। इसी पैटर्न पर आप अन्य कहानियों को भी प्रश्नोत्तरी के तौर पर तैयार कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्नोत्तरी को पढ़ते हैं। आप हो सके तो वीडियो पॉज करके आंसर देने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न आता है कि हीरामन की 3 कस्मों में कौन सी कसम शामिल नहीं है। ठीक है, तो चोर बाजारी का माल नहीं लादना, बांस नहीं लादना, नाचने वाली को गाड़ी में नहीं बैठाना, ये शामिल हैं, लेकिन ये 10 नंबर जो है वो शामिल नहीं है। सर्कस वालों से भाड़ा ना लेना, ठीक है, ये शामिल नहीं है। आगे एक और प्रश्न आता है कि सर्कस मैनेजर ने गाड़ी वालों को क्या भाड़ा बताया। क्या बताया था सर्कस वालों ने गाड़ी वालों को? 100 रुपये देने के लिए बोला है, या 500 रुपये, या 200 रुपये, या मुहमागा प्रश्न देने के लिए बोला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हमारा 100 रुपये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर आता है, चंपानगर मेले की भगवती मैया हीरामन पर कितने वर्षों से प्रसन्न है? साल भर से, 2 वर्षों से, 6 माह से, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 वर्षों से। अगला प्रश्न फिर आता है कि बच्चों की बोली जैसी महीन फेनु गिलासी बोली किसकी कही जाती है? किसकी थी? बच्चों की बोली जैसी महीन फेगुलासी बोली किसकी थी? हीरामन की, हीराबाई की, पलटन दास की, या फिर धन्ना की? तो आप जल्दी से वीडियो पॉज करो और आप राइट आंसर का चयन करके बताओ कि क्या सही होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हीराबाई की। अगला प्रश्न फिर आता है कि हीराबाई ने अपने परिचय में हीरामन को कौन सी नौटंकी कंपनी का नाम नहीं बताया? कौन सी नौटंकी कंपनी का नाम नहीं बताया? तो रौता, मथुरा मोहन, राधा कृष्ण, या फिर देशी नुक्कड़? तो यहाँ पर माफ़ करना, कौन सी नौटंकी का नाम बताया होगा। ठीक है, 5वें प्रश्न में नाम बताया, तो 1 नंबर हो जाएगा मथुरा मोहन नौटंकी। आगे फिर प्रश्न आता है कि हीरामन कितने वर्ष का था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 40 वर्ष। 10 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर आता है कि हीरामन ने अपने गांव से जिले में बताया, अपना गांव कौन से जिले में बताया? माफ़ी चाहूँगी, हीरामन ने अपना गांव कौन से जिले में बताया? कानपुर, नागपुर? यदि आप कहानी पढ़ें तो आप सही कर पाएंगे। नागपुर, जयपुर। ठीक है, तो इसका जो हमारा बंधु राइट आंसर निकल के आता है वो ए नंबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन पे हमारा क्या है, यहाँ पे था कानपुर था। ठीक है, कानपुर, नागपुर, नागपुर, या फिर जयपुर? तो यहाँ पे हमारा कानपुर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर आता है कि हीराबाई हीर अमन को किस नाम से नहीं पुकारती है? मीता, गुरुजी, उस्ताद, या भंवर? तो राइट हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10 नंबर, भंवर नाम से नहीं पुकारती है। आगे प्रश्न आता है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, ये गीत किसने गाया है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पे हीरामन। ये गीत किसको कौन गाता है? तो हीरामन यह गीत गाता है। अगला प्रश्न फिर आता है कि द रौता कंपनी स्टेज पर हीराबाई के क्या क्या नाम लिए जा रहे थे? गुलबदन, मथुरा मोहन की मशहूर एक्टर्स, हीराबाई, या फिर सभी? तो बंधु यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है तो 10 नंबर हो जाएगा, सभी नाम से हीराबाई को पुकारा जा रहा था। अगला प्रश्न आता है कि हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट किसने खिलाया था? मालकिन ने, बड़ी बेटी ने, हीराबाई ने, या फिर भाभी ने? तो यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आता है वो बड़ी बेटी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक अगला प्रश्न आता है कि हीराबाई के किस नग को देख के हीरामन बोल पड़ा, लहू की बूंद? तो यहाँ पे कान के कर्ण नग को, या फिर नाक के नक छवि को, बालों के लट को, या फिर सभी को? तो बंधु जो राइट आंसर हो जाएगा वो नाक के नक छवि को। ठीक है, नाक की जो नथुनी है उसको। आगे प्रश्न आता है कि हीरामन कहाँ का रहने वाला था? फिर वही प्रश्न आ गया। ठीक है, तो सबको पता है हीरामन कानपुर का रहने वाला था। अगला प्रश्न आता है कि नदी के किनारे तेग छिया के पास गाड़ी लगा देंगे, हीरामन ने कहा। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी, केन्या नदी, कजरी नदी, या मजरी नदी? तो राइट आंसर बंधु यहाँ से निकल के आता है हमारा यहाँ पे 6 नंबर, कजरी नदी के किनारे वो गाड़ी तेगछिया के पास लगा देगा। आगे प्रश्न आता है फिल्म तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पर आधारित है। कौन? दूसरी कसम, ठुमरी, मारे गए गुलफाम, या ठेस?
तो यहाँ पे सबको पता है राइट आंसर हो जाएगा हमारा मारे गए गुलफाम। फिर एक प्रश्न आता है, उस बार तेगचिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर व बंदर नाचने वाले साहब में झगड़ा हो गया था, किसको कहा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा निकल के आता है वो श नंबर बैलों को। ठीक है, किसको कहा था? बैलों को कहा था। अगला प्रश्न आता है कि लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए कौन गा रहा था? तो आपको वैसे भी आंसर जैसे ही शब्द पढ़ते हैं पता चल जाएगा। यहाँ पे जो इस तरह के गीत गाता है वो हमारा हीराबाई है। ठीक है, वो हमारी हीराबाई है। ठीक है, ऐसा ये गीत हीराबाई गाती है। आगे फिर चलते हैं। तो किसने कहा कि कौन साला बोलेगा गांव में जाकर? हीरामन, लालमोहर, नेपाली सिपाही या पलटदास? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल के आता है वो बंधु लाल मनोहर इस तरह बोलता है कि कौन साला बोलेगा गांव में जाकर। फिर अगला प्रश्न आता है कि कपड़ घर के अंदर पर्दे पर अंकित लखन लला और राम सिया सुकुमारी को किसने नमस्कार किया? हीरामन ने, लाल मनोहर ने, पलटदास ने, नेपाली सिंह ने? करेक्ट हो जाएगा पलटदास ने। अगला प्रश्न आता है कि कुमारी का मतलब क्या है? हीरामन की भाभी के अनुसार कुमारी किसको बोलते हैं? मतलब हीरामन की भाभी के अनुसार। तो राइट हो जाएगा 5-7 साल की लड़की को, 5 से 7 साल की लड़की को कुंवारी बोलते हैं। हीराबाई ने मथुरा मोहन कंपनी में किसका रोल निभाया था? अनारकली का, लैला का, गुल बेगम का या सभी का? तो राइट हो जाएगा यहाँ पे लैला का रोल हीराबाई ने निभाया था। तीसरी कसम कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे वर्णात्मक शैली में लिखी गई है। अगला प्रश्न आता है कि कौन साला बोलेगा गांव में? फिर से देखो वही प्रश्न आ गया। हमने वहाँ पढ़ा था ये लाल मोहर का कथन था। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था वहाँ पे ये कथन लाल मोहर का था कि कौन साला बोलेगा गांव में जाकर। पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। तीसरी कसम में कौन पात्र तेजी के बोलता है? तो लाल मोहर ऐसा बोलता है। वही फेन गिलासी आवाज़ किधर से आई? तीसरी कसम कहानी में किसका कथन है? राइट हो जाएगा बंधु यह हमारा हीरामन का कथन है। फिर एक अगला प्रश्न आता है कि तीसरी कसम कहानी में पान लेकर नेपाली दरबान को कौन खिलाता है? तो राइट हो जाएगा यहाँ पे धुन्नी राम। अगला आता है लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुरिया रहती है, तीसरी कसम कहानी में किसने कहा था? ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर बंधु हमारा हो जाएगा, ये कहता है धुन्नी राम ऐसे कहता है। ठीक है, सा नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है कि क्या रे लाल मोहर भाई जरा कहो तो बड़ी जिद करती है, तीसरी कसम कहानी में किसका कथन है? तो 27 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यह कथन जो है वो सा नंबर हीरामन का है। ठीक है, अगला आता है कि नीचे 27-28 ऊपर 30 जैसा माल वैसा भाव, तीसरी कसम कहानी में किसने कहा था? तो राइट हो जाएगा बंधु यहाँ पे लंगड़े घोड़े वाले ने। ठीक है, लंगड़े घोड़े वाले ने। आगे आते जाने दो अभागे को तकदीर में लिखा नहीं, तीसरी कसम कहानी में कौन कहता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा सा नंबर हीरामन इस तरह से कहता है। अगला प्रश्न आता है अभी गांव जाकर क्या करेंगे? यहाँ तो बड़ा कमाने का मौका है, हीराबाई चली गई, मेला अब टूटेगा, तीसरी कसम कहानी में यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा हमारे लाल मोहर का राइट आंसर हो जाता है। अगला आता है कि तुम कब तक लौट रहे हो गाँव, तीसरी कसम कहानी में किसका कथन है? ये हीरामन का, लहसनवा का, लाल मोहर का या धुन्नी राम का? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आ नंबर हीरामन कहता है। अगला प्रश्न आता है कि हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक से स्टेज नमस्कार करता है, कौन करता है इस तरह से? तो इस तरह से हीरामन करता है। अगला प्रश्न आता है कि तीसरी कसम कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपरंपरा पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न आता है तीसरी कसम कहानी में पान लेकर नेपाली, फिर देखो वही आ गया राइट आंसर, यहाँ पे रिपीट प्रश्न हुआ है हमारा, इसका ब नंबर लाल मोहर हो जाएगा। फिर एक प्रश्न आता है कि तीसरी कसम कहानी में महुआ घटवारिन का गीत किसने किसको सुनाया? तो यहाँ पे देख लेना, आप ऑप्शन करके देख लेना किसने किसको सुनाया, लेकिन राइट आंसर जो हमारा निकल के आता है वो हीरामन ने हीराबाई को सुनाया था। ठीक है, ये महुआ घटवारिन की के गीत। अगला एक और प्रश्न आता है कि अभी गांव जाकर यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका ही है। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रश्न बंधु रिपीट हुआ है। एक प्रश्न आता है कि मालिक कौन, आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए जरा, चेहरा दिखला दीजिए, उसकी एक झलक, बिंदी बिंदी, तीसरी कसम कहानी में ये शब्द किसने कहा है? तो बताऊं कि ये जो कथन है वो लहसनमा का कथन है। आगे प्रश्न आता है कि हुजूर में समझ गया यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों का है। ठीक है, वालों की है, कथन किसका है?
तो ये कंपनी मैनेजर का कथन निकल के आता है। आगे आता है कि हीराबाई ने हीरामन को रुपया देते हुए क्या खरीदने को बोला, अंगूठी, चूड़ियाँ, चादर या घर का सामान। तो इसका राइट आंसर आप बताना, ठीक है। इसका राइट आंसर आप ही बताना कि क्या खरीदने को हीराबाई हीरामन को रुपया देके बोलती है, ठीक है। इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। और एक और लास्ट प्रश्न है कि नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली। बड़ा बढ़िया कथन है कि नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली होली काल सुने देसी मुर्गी विलायती दाल। कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा बंधु ये हीराबाई का कथन है, ठीक है। ये कथन हीराबाई का है। अब हम चलते हैं कहाँ, राजा निर्वंशिया की कहानी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करके अपना एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ेंगे कि हाँ, इन प्रश्नों से आप पहले से भी अवगत थी, ठीक है। राजा निर्वंशिया अस्पताल से लौट आए, कूलमा भी आई है। कूलमा भी आई है, बताइए कूलमा से क्या तात्पर्य है? चंदा से, मुंशी से, दयाराम से या बेबी से? तो कूलमा से यानी तात्पर्य होता है चंदा से। अगला प्रश्न फिर निकल के आता है कि अभी उस दिन वसूली में तुम्हारी ससुराल के नज़दीक एक गांव में जाना हुआ। राजा निर्वंशिया कहानी में किसका कथन है ये? 2 नंबर का, पंडित का, मुंशी जी का, दयाराम का या फिर बच्चन सिंह का। तो 2 नंबर का राइट आंसर हमारा 2 नंबर मुंशी जी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगवती किस चीज़ का दुकान खोलता है? कोयला की टाल, लकड़ी का टाल, सबको पता चल गया, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? लकड़ी की टाल जगपति खोलता है। आगे फिर आता है, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी, भीतर जाकर लालटेन जला लाओ ना। राजा निर्वंशिया में किसका कथन है जी? तो ये कथन जो निकल के आता है, ये कथन बंधु है जगवती का कथन, ठीक है। ये कथन जगवती ऐसा कहता है चंदा से। आगे फिर कथन आता है कि तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे में एक कोने में रख गया। निर्वंशिया कहानी में यह काम किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा, यह काम जो करता है वो बच्चन सिंह करता है। आगे फिर आता है कि जगवती को जांघ में गोली लगती है, कस्बे के अस्पताल से दयाराम। संगत कथन बताना है आपको, माफ़ी चाहूँगी, संगत कथन बताना है कि कौन सा संगत है। जगपति को जांघ में गोली लगती है, कस्बे के अस्पताल में से दयाराम का घर 4 कोस दूरी पर था। जगपति दयाराम की शादी में गया था, चंदा बच्चन सिंह को देने के लिए कड़ा लाई थी। तो बताना चाहूँगी यहाँ पे जो संगत कथन है, ठीक है, यहाँ पे कोट में दिया है सब कुछ, लेके बताऊँ 1 2 3 4 सभी संगत कथन है, ठीक है। आ नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरित्र है सब, बड़े बड़े हार गए कहते हुए कौन रुक गए। तो यहाँ पे 6 नंबर राइट हो जाएगा। 6 नंबर का हमारा ये मुंशी जी का कथन है। अगला प्रश्न फिर आता है कि तुम नहीं जानती कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से न तो गलता ही है और मन भी रोगी हो जाता है। किस पात्र का कथन है? तो ये जो कथन कहता है बंधु, ये कथन निकल के आता है हमारी जगपति कहता है। फिर अगला प्रश्न आता है कि दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला किसके सदर अस्पताल में हो गया है, वह परसों यहाँ से चला जाएगा। इसका राइट आंसर होता है, मतलब कहाँ के लिए बताया था, तो मैनपुर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है कि कौन बोलता जाता है क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बहार है और तरकारी का स्वाद भी न मरा। होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी, वाह वाह, ठीक है। ये जो कथन निकल के आता है ये बच्चन सिंह, इस तरह का कथन बच्चन सिंह कहता है। आगे आता है, उसे लग रहा था कि अब वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा जिसके ना आँख है ना कान ना मन ना इच्छा। यह कथन किस पात्र का है? तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जगवती का यह पात्र है, जगती का कथन का यह पात्र है। राजा निर्वंशिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई, ठीक है। फिर ये वही कथन है जो कि चंदा के लिए कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे कुलमा भी आई जो कथन आता है वो बंधु वो चंदा के लिए कहा गया है। आगे हम जब फिर चलते हैं, फिर हमारा एक प्रश्न आता है, कुलमा भी आई है, अच्छा किसका कथन है, माफ़ी चाहूँगी, प्रश्न है किसका कथन है, कौन ऐसा बोलता है? तो ऐसा चाची बोलती है, कुलमा भी आई, ठीक है। आगे फिर आता है कि जगपति अपने मित्र की शादी के कितने रोज बाद लौटने को कहता है।
तो यहाँ 5वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन या 10वें दिन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आता है बंधु वो 10वें दिन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी आदमी ने नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है, मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं, उनकी रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। यह कथन किस पात्र का है? तो ये कथन जगपति का है। आगे फिर चलते हैं एक प्रश्न की ओर कि चंदा देखो चंदा चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं, राजा दिनवंशिया में यह कथन कौन कहता है? तो ये जगपति ही कहता है। एक आपको संगत कथन का चयन करना है कि यहाँ पे संगत कौन है। तो बता दूं यहाँ पे जो संगत कथन है वो 2, 3, 4 सही कि जगपति के कूल्हे पर 6 इंच गहरा घाव था। जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर का काम करता था और जगपति बड़े लाड़ प्यार से पला था। ठीक है, तो यहाँ 2, 3, 4 हमारा राइट आंसर है। दिल छोटा मत करना, जाग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर लगेगा। राजा निर्वंशिया में यह कथन किस पात्र का है? तो बच्चन सिंह ऐसा कहता है। संकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे, राजा निर्वंशिया कहानी में यह कथन कौन कहता है? तो यह कथन पंडित का है। अगला है कि अदालत से बच्चा मुझे मिल सकता है, राजा निर्वंशिया कहानी में यह कथन कौन कहता है? तो मुंशी का कथन है। आगे जगपति की माँ का कौन सा अरमान उसके साथ चला गया? जगपति का संतान, जगपति की शादी का, या फिर जगपति को विदेश भेजने का, जगपति के घर आने का? तो जगपति की संतान का। ठीक है, जगपति की माँ का एक अरमान था जो उसके साथ चला गया। अगला फिर हमारा प्रश्न निकल के आता है। प्रश्न है कि राजा आखेट को जाते थे तो किस रोज जरूर लौट आते थे? तो यहाँ पे जो बंधु हमारा राइट आंसर निकल के आता है वो 7वें। अगला है कि जैसे उन्हें कभी कोई रोग नहीं घेरता था, यह कथन किस पात्र से संबंधित है? तो यह कथन औरतों से संबंधित है, औरत पात्र से। अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया, सब जानते हैं, ये बच्चन सिंह का कथन है। अगला है कि दोनों के दिलों में एक बात सूली सी गढ़ती रहती कि उनके कोई संतान न था। ठीक है, यह जगपति राजा रानी से संबंधित कथन है। अगला है कि तुम्हारा कभी कुछ नहीं होगा, यह कथन किसने किससे कहा? तो जगपति चंदा से कहता है। अगला है जैसे चंदा इन सांसों की आवाज़ में जीवन का संगीत गूंज रहा है, किसे ऐसा लग रहा था? तो जगपति को ऐसा लग रहा था। आगे फिर एक कथन आता है कि किसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता और उसके सुख से अस्फुट शब्द निकल गया, बच्ची। यह कथन है जगपति का। आगे फिर एक कथन आता है, उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। यह कथन किस पात्र के लिए आया है? तो जगपति के लिए यह कथन आया है। वह एक सीख का बना ढांचा रह गया, नितांत हल्का तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाले तिनके सा। यह कथन किस पात्र के लिए आया है? तो यह कथन जगपति के लिए है। और अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और अपनी आँख से देख लीजिए, यह कथन किसने किससे कहे हैं? तो यह कथन चंदा बच्चन सिंह से कहती है। अगला है जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं, यह कथन किसने किससे कहे हैं? तो जगपति चंदा से कहती है। बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी का है, अपनी तरह का अकेला। यह कथन किसने किससे कहा है? तो जगपति ने चंदा से कहा। आगे तालाब वाले ऊंचे मैदान के किस ओर जगपति की लकड़ी का टाल खुल गई? तो राइट आंसर निकल के आता है हमारा दक्षिण की ओर। अगला है अस्पताल वाली सड़क से कौन एक काले धब्बे की तरह दिखाई देता है? तो राइट आंसर है जगपति। अगला प्रश्न आता है कि हाय राम, राजा दिनवंशिया का मुंह देखा है ना, न जाने रोटी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपत टूट पड़ी। यह कथन किस पात्र का है? तो मेहतरानी ऐसा कथन कहती है। 8-6 साल हो गए शादी को, न बाल न बच्चा, न जाने किसका विकास, किसका पाप है पेट में। राइट आंसर चाची ऐसा बोलती है। अगला है कि यह सब मुझे क्या दिखा रही है, बेशर्म बेगैरत, उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश तले। यह कथन किसने किससे कहा? तो जगपति यह कथन चंदा से कहता है। अगला है लेकिन जब तुमने बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? क्या बच्चन ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो है निकल के आता है भैया चंदा का। आगे फिर एक प्रश्न आता है कि हरा होने से क्या, उखड़ तो गया है, न फूल का न फल का, अब कौन इससे फूल आएंगे, 4 दिन में पत्ती झुरा जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन निकल के आता है सुकरे का।
आगे एक इम्पॉर्टेंट है कि देर और अंधेर दोनों हैं। यह कथन किसने किससे कहा? तो जगपति ने मुंशी से कहा है। सारा कारोबार त्याग, अफीम और तैल पीकर मर गया, यह कथन किस पात्र का है? तो जगपति का है। अगला है कि राजा ने दो बातें कौन सी कही थी? राइट आंसर बंधु यहाँ पे निकल के आता है द नंबर हमारा कि कथन अ और बा दोनों सही है। एक राजा के नाम से उसने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, और एक आता है यहाँ पे ब नंबर हमारा कि राज के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवा कर चालू किया। अगला आता है चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना, यह कथन किस पात्र का है? तो ऐसा जगपति कहता है। अगला आता है कि आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, यह कथन किसका है? तो ये जगपति ने चंदा से कहा था। एक और प्रश्न आता है कि प्रश्न था कि आपको यहाँ पे इस कहानी में किसका चित्रण किया गया ये बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 सभी है। इसने कहानी में व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था का चित्रण है, दाम्पत्य संबंधों की मधुरिमा के कड़वाहट में बदलने का चित्रण है, संतानहीन दंपत्ति की सामाजिक स्थिति और मानसिक पीड़ा का चित्रण है। यह कहानी आत्मकथा शैली में लिखी गई है। कमलेश्वर की कहानी का संग्रह बताना है तो राजा नरवंशिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, बयान। अगला आता है राजा नरवंशिया का प्रकाशन कब हुआ था? सबको पता है 1957 में। अगला है कि किस कहानी में दोहरी कथा चलती है? तो वो है राजा नरवंशिया। ठीक है, द नंबर राइट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप तैयारी अपनी अच्छे से कर रहे हैं और आपका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।